पंजाब की ये वो तकसीम थी जिसने इसके पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल फैब्रिक को हिला कर रख दिया। इस तकसीम की नेचर और बुनियाद इससे पहले होने वाली किसी भी और तकसीम से मुख्तलिफ थी। इस मर्तबा पंजाब की इस डिवीजन की फॉल्ट लाइन यहाँ जुबान का तनाज़ा था, जिसके साथ इसकी सियासत और कल्चर की लड़ाई भी जुड़ गई। ये सवाल आज भी पूछा जाता है कि क्या ये तकसीम होनी चाहिए थी या नहीं। पंजाब की तकसीम की एक और कहानी जानिए इस वीडियो में। पंजाब को 5 दरियाओं की सरजमीन कहा जाता है। ये तारीखी एतबार से एक बहुत बड़ा इलाका रहा है। यहाँ सियासत और तारीख के मुख्तलिफ अदवार में इसका जोग्राफिया बदलता रहा। 5 दरिया तो रहे, लेकिन इस खित्ते की बाउंड्री बदलती रही। रंजीत सिंह के खालसा सरकार के बाद जब यहाँ अंग्रेजों ने टेक ओवर किया तो ये एक बहुत बड़ा सूबा था। 1947 से पहले पंजाब की 2 मरतबा तकसीम की गई। एक तो अमृतसर एग्रीमेंट के बाद कश्मीर को अलग करके राजा गुलाब सिंह को दे दिया गया। सबराओं की लड़ाई के बाद मार्च 1846 में होने वाले लाहौर एग्रीमेंट के बाद सिखों ने सतलुज और ब्यास के इलाके अंग्रेजों को सरेंडर कर दिए। इसी मुआहदे के तहत सिख दरबार ने अंग्रेज सरकार को 1.5 मिलियन पाउंड देने थे। बाद में जब वो ऐसा ना कर सके तो अंग्रेजों ने उस वक्त पंजाब में शामिल कश्मीर को भी कब्जे में ले लिया और अमृतसर एग्रीमेंट के तहत कश्मीर को 7,50,000 पाउंड के बदले राजा गुलाब सिंह को बेच दिया और कश्मीर जो उस वक्त पंजाब का हिस्सा था वो अलग होकर एक प्रिंसली स्टेट बन गया। इसके बाद 1901 में पंजाब को उस वक्त तकसीम किया गया जब इसके फ्रंटियर डिस्ट्रिक्ट्स को अलग करके सरहद के नाम से सूबा बनाया गया। लॉर्ड कर्जन ने 1901 में बरतानिया की फ्रंटियर पॉलिसी के तहत पेशावर, कोहाट, बन्नू, डेरा इस्माइल खान और हजारा को अलग कर दिया। इनके अलावा खैबर, कुरम, नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान और मालाकंड के इलाके भी इससे जुड़े थे। वो भी डायरेक्टली गवर्नर जनरल के अंडर आ गए। ये सूबा कबाइल की बगावत और इन इलाकों की एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर बनाने के लिए बनाया गया। लेकिन इन 2 तकसीमों के बाद पंजाब के बाकी इलाके 1947 तक इकट्ठे ही रहे। इन तकसीमों के बावजूद पंजाब एक बहुत बड़ा सूबा था। 1947 में जब पंजाब की तीसरी और सबसे बड़ी तकसीम हुई तो उस वक्त भी पंजाब 29 डिस्ट्रिक्ट्स पर मुश्तमिल था, जो कि 5 ग्रुप्स या एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स में डिवाइडेड थी। इनमें अंबाला, जलंधर, लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी डिवीजन शामिल थे। पंजाब की इस तकसीम ने इसे किसी भी और तकसीम से ज्यादा मुतासिर किया। पहले तो जिसने भी किए इसके इलाके अलग किए। 1947 में तकसीम की ये लकीर पंजाब के ऐन दरमियान में खींची गई और पंजाब को ईस्ट और वेस्ट में तकसीम कर दिया गया। इस तकसीम के बाद होने वाले फसादात तारीख के बदतरीन फसादात और माइग्रेशन दुनिया की बड़ी माइग्रेशन थी। इसमें 5 लाख लोग मारे गए और 10 मिलियन के करीब लोगों को अपने घर छोड़ना पड़े। लेकिन पंजाब की तकसीमों का यह सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ था। इसके बाद भी एक तकसीम हुई जिसकी वजह, नेचर और तरीका किसी भी पहली तकसीम से मुख्तलिफ था। ये तकसीम 1966 में उस वक्त हुई जब पंजाब और हरियाणा को अलग किया गया और इस वीडियो में इसी डिवीजन की बात होगी। 1966 में होने वाली डिवीजन को समझने के लिए ईस्ट पंजाब की 1947 के बाद नई कॉम्पोजिशन को समझना जरूरी है और कैसे ये पहले के पंजाब से मुख्तलिफ थी। 1947 की तकसीम और इसके बाद होने वाली माइग्रेशन ने पूरे पंजाब को हिला कर रख दिया था और इसने दोनों तरफ पंजाब में कई एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल चैलेंजेस खड़े कर दिए थे। पार्टीशन के वक्त सिख पंजाब की कुल आबादी का 13% थे और सिखों को पहले से महसूस हो रहा था कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान पंजाब की कम्युनल डिवाइड में वो इग्नोर हो जाएंगे। पार्टीशन कमीशन के सामने उस वक्त आजाद पंजाब स्कीम भी पेश की गई। सिख लीडरशिप का यह कहना था कि अगर मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बनता है तो फिर सिखों को भी एक अलग से स्टेट मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जिसके बाद उस वक्त की सिख लीडरशिप को सेकुलर भारत के साथ अपने प्रोस्पेक्ट्स बेहतर नजर आए। 23 जून 1947 में पंजाब की तकसीम के वक्त भी हिंदू और सिख मेंबर्स ने इसकी तकसीम के लिए वोट दिया था, जो कांग्रेस की पोजीशन थी, जबकि मुसलमान मेंबरान पंजाब असेंबली ने पंजाब को इकट्ठा रखने के लिए वोट किया था। दूसरी तरफ 1947 में जब पंजाब की तकसीम से पहले हिंदू पंजाब में माइनॉरिटी में थे और इसकी आबादी का 26% थी, लेकिन बॉर्डर की लकीर खींचे जाने के बाद हिंदू अब इस नए सूबा पंजाब में मेजॉरिटी में आ गए थे।
हिंदू आबादी अब इस नए सूबे का 64% थी, जिसका सिख 33% थे। इसके अलावा माइग्रेशन और यहाँ आकर आबाद होने वालों ने इसके मुख्तलिफ इलाकों की डेमोग्राफिक कॉम्पोजिशन को भी बदल कर रख दिया था। हरियाणा के इलाके दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर के दौर में इसके सूबा दिल्ली में शामिल थे। तराइन, पानीपत और करनाल जैसी मशहूर लड़ाइयां भी इन्हीं इलाकों में हुई। मुगल सल्तनत के डिक्लाइन के वक्त यहाँ कुछ इलाकों में सिख जत्थों की अमलदारी रही। हरियाणा की सिख रियासतों में लाडवा, जिंद, कैथाल, हिसार, कासिया जैसी रियासतें शामिल थी। जब मराठे मुगल बादशाह के प्रोटेक्टर बनकर दिल्ली आए तो यहाँ सिख कन्फेडरेसी और मराठों की लड़ाइयां भी चलती रहीं। इसके बाद दो बड़ी चेंजेस हुई। एक तो 1803 में अंग्रेजों ने मराठों को शिकस्त देकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। फिर रणजीत सिंह ने 1809 में अंग्रेजों के साथ एक नॉन एग्रेशन ट्रीटी साइन किया तो सतलुज के पार इलाके अंग्रेजों की अमलदारी में चले गए। लेकिन अंग्रेज सरकार ने पंजाब के टेक ओवर के बाद 1858 में मौजूदा हरियाणा के इलाकों को पंजाब के साथ जोड़ दिया और यही अरेंजमेंट 1947 तक रही। पंजाब में सिखों की एक अलग स्टेट की डिमांड पार्टीशन से पहले तो थी, लेकिन अब तकसीम के बाद वो इंडियन यूनियन के अंदर अपने लिए एक स्टेट चाहते थे। गुरदर्शन सिंह का कहना है कि तकसीम से पहले दिसंबर 1929 में लाहौर में गांधी जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सिखों को गारंटी दी थी कि उनकी मर्जी के बगैर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम पास नहीं की जाएगी। डॉरथी नॉर्मन के मुताबिक पंडित नेहरू ने 9 जनवरी 1930 को कहा था कि इसमें कोई बुराई नहीं कि सिखों का एक इलाका हो जहां वो आज़ादी के साथ रह सके। अब तकसीम हो गई तो चंद माह बाद ही अकाली दल ने जनवरी 1948 में ये डिमांड रख दी। उनका एक डेलीगेशन उस वक्त के लॉ मिनिस्टर डॉक्टर अंबेडकर से मिला। डॉक्टर अंबेडकर ने उन्हें लैंग्वेज की बुनियाद पर सूबे का मुतालबा करने और अपना केस बिल्ड करने की सलाह दी। गुरमीत सिंह का हिस्ट्री ऑफ सिख स्ट्रगल्स में कहना है कि सिख उस वक्त पंजाब की 13 में से 7 डिस्ट्रिक्ट्स में आबादी के लिहाज से मेजॉरिटी में थे। पेप्सू यानी पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन का इलाका जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के तौर पर 5 मई 1948 को बनाया गया था, उसमें भी 6 सिख रियासतें शामिल थी और वहां भी सिख मेजॉरिटी थी। तकसीम के बाद हिंदुओं की मेजॉरिटी 6 डिस्ट्रिक्ट्स में थी, लेकिन इनकी आबादी ज्यादातर शहरों में थी। इस तरह से ये तकसीम ना सिर्फ जुबान की थी, कम्युनल थी, बल्कि एक अर्बन रूरल डिवाइड भी थी। इन 7 डिस्ट्रिक्ट्स को ही शुरू में पंजाबी सूबे की डिमांड के तौर पर पेश किया गया। सिखों का मुतालबा था कि किसी भी रीऑर्गेनाइजेशन में उनको जुबान की बुनियाद पर उनकी अपनी स्टेट का हक मिलना चाहिए। मास्टर तारा सिंह और अकाली दल ने इस पंजाबी सूबे के लिए कैंपेन शुरू कर दी। अकाली दल ने अक्टूबर 1948 में एक रेजोल्यूशन पास की जिसमें इस पंजाबी सूबे का मुतालबा किया गया, लेकिन इस रेजोल्यूशन के बाद जब माइनॉरिटी कमेटी ये तजवीज़ लेकर असेंबली के सामने आई तो इसे रिजेक्ट कर दिया गया। 15 नवंबर 1948 को 23 अकाली मेंबरान असेंबली ने ऐलान किया कि अगर उनको आइन के अंदर तहफ़्फ़ुज़ न दिया गया तो सिखों को एक अलग से सूबा बनाने की इजाज़त दी जाए, लेकिन ये डिमांड कांग्रेस को कबूल नहीं थी। मास्टर तारा सिंह को 20 फरवरी 1949 को गिरफ्तार कर लिया गया और इस सूबे के लिए मुहिम सरदार हुक्म सिंह के अंडर आ गई। असेंबली के सिख मेंबरान ने उस वक्त जनवरी 1950 के ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन पर भी दस्तखत करने से इनकार कर दिया। अकाली डेलीगेट्स हुक्म सिंह और भूपिंदर सिंह ने इस ड्राफ्ट पर साइन नहीं की और ऐलान कर दिया कि सिख इस आइन को नहीं मानते। इस सूबे की डिमांड के साथ साथ इस कम्युनल माहौल में पंजाबी और हिंदी का तनाज़ा जोर पकड़ने लगा था। इस मूवमेंट के साथ जुबान का मामला सियासी हो गया क्योंकि सिखों के अलग सूबे की बुनियाद भी अब यही था। इस जुबान के इशू को सेटल करने के लिए उस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी के एकेडमिक्स पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई गई कि वो इस मसले का हल निकाले, लेकिन वो भी कंट्रोवर्शियल हो गई, जिस पर पंजाब हुकूमत ने मामला अपने हाथ में लेने का फैसला कर दिया। पंजाब के वजीर आला भीम सिंह सचर थे। 2 अक्टूबर 1949 को हुकूमत ने एक तजवीज़ दी जिसे सचर फार्मूला भी कहा जाता है। इसमें पंजाबी जोन में पंजाबी को मैट्रिक तक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाया गया, जबकि हिंदी को प्राइमरी लेवल से आगे कंपलसरी सब्जेक्ट करार दिया गया। इसी तरह से हिंदी जोन में हिंदी जुबान को लाजमी करार दिया गया। इस फार्मूले के तहत पंजाब अब एक बाइलिंगुअल स्टेट बन गई। मास्टर तारा सिंह ने यह फार्मूला यह कहकर मुस्तरद कर दिया कि डिमांड तो सूबे की थी। आर्य समाज, जनसंघ और हिंदू महासभा जैसी हिंदू तंजीमों ने भी इसकी मुखालफत कर दी, लेकिन इस पॉइंट से सिखों और हिंदुओं के ताल्लुकात खराब होते चले गए। हिंदी और पंजाबी का यह झगड़ा अब हिंदुओं और सिखों का झगड़ा बन गया। हिंदू ऑर्गेनाइजेशन का उस वक्त नारा था हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान, और उनका ख्याल था कि सिखों का अलग से सूबे का मुतालबा भी पाकिस्तान की डिमांड जैसा ही है। इस जुबान के इशू पर आर्य समाज जैसी तंजीमों ने हिंदुओं को इनकरेज करना शुरू कर दिया कि वो 1951 के सेंसस में अपनी मादरी जुबान पंजाबी की बजाय हिंदी डिक्लेयर करें।
दूसरी तरफ अब अकाली दल ने भी इस सूबे की डिमांड के लिए सिखों को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया। अगरचे कांग्रेस ने 1952 के इलेक्शन जीत तो लिए, लेकिन इसी दौरान माहौल और ज्यादा तल्ख हो गया था। सुरजीत सिंह बाल के मुताबिक अकाली दल ने कुछ दीगर जमातों के साथ मिलकर यूनाइटेड फ्रंट के प्लेटफॉर्म से पेप्सू रीजन में पहली नॉन कांग्रेस सरकार बना ली, लेकिन कांग्रेस ने इस असेंबली को खत्म करके यहां प्रेसिडेंट रूल लगा दिया ताकि पंजाबी सूबे की डिमांड को रोका जा सके। दिसंबर 1952 में मास्टर तारा सिंह ने पेप्सू रीजन को भी पंजाबी सूबे में शामिल करने का मुतालबा कर दिया। इसी दौरान 1953 में जुबान ही की बुनियाद पर आंध्रा स्टेट बना दी गई, जब श्री रमुलू ने व्रत रखा और उनका इंतकाल हो गया। लैंग्वेज की बुनियाद पर यह पहली स्टेट बनने के बाद जैसे पेंडोरा बॉक्स खुल गया। इस वाक़े के बाद कई सिख रहनुमाओं ने भी यह धमकी दी कि वो भी ऐसा फास्ट टिल डेथ रखने के लिए तैयार है। 1953 में एक स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया और एक मरतबा फिर जुबान की बुनियाद पर सूबे का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। 1953 में पंजाबी सूबे की मुखालफत की वजह से भारत के पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू को फतेहगढ़ साहब के करीब इलेक्शन कैंपेन के दौरान एक MLA आत्मा सिंह और उनके साथियों ने स्टेज पर जाने से रोक दिया। हिंदुओं के लिए यह वाकया एक बहुत बड़ी नेशनल इंसल्ट थी, लेकिन दूसरी तरफ इस स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के अंदर सिखों के एक सूबे के मुतालबे के बावजूद कोई भी सिख मेंबर इसमें शामिल नहीं था। इस कमीशन ने फरवरी 1954 में काम शुरू किया। अकाली दल ने इस कमीशन के सामने अपना एक 18 सफ़ों का मेमोरेंडम जमा करवाया, जिसमें तजवीज़ दी गई कि पंजाबी सूबे में पंजाब, पेप्सू और राजस्थान के पंजाबी स्पीकिंग एरियाज को शामिल किया जाए। दूसरी तरफ पंजाब में कांग्रेस ने जो स्कीम पेश की वो ईस्ट पंजाब, पेप्सू और हिमाचल प्रदेश के इलाकों को इकट्ठा करने की थी, जो कि आर्य समाज और जनसंघ की प्रपोजल से मिलती जुलती थी। उनका मुतालबा दिल्ली को भी इसमें शामिल करने का था। सूबे की डिमांड अब जोर पकड़ने लगी थी। 6 अप्रैल 1955 को पंजाब कांग्रेस ने पंजाबी सूबे के नारे लगाने पर यह कहकर पाबंदी लगा दी कि इससे कम्युनल हार्मनी को खतरा है। अकालियों की एजिटेशन और तेज हो गई। इन मुजाहरों के बावजूद पंजाबी सूबे के नारों पर बैन बरकरार रहा। मास्टर तारा सिंह को एक मरतबा फिर गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा भी बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 2 माह में 12,000 सिखों को गिरफ्तार किया गया और जुलाई के आखिर तक 21,000 अकाली जेल में थे। पंजाब के कई इलाकों में कम्युनल राइट्स शुरू हो गए, लेकिन फिर एक ऐसा वाकया हुआ जिसने हालात खराबी की एक नई पीक पर पहुंचा दिए। 4 जुलाई 1955 को पुलिस ने रात के वक्त गोल्डन टेम्पल पर धावा बोल दिया, जब एक सिख रहनुमा फतेह सिंह और उनके साथियों को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। गुरमीत सिंह का कहना है कि गुरुद्वारे के रास्तों को सील कर दिया गया और गुरुद्वारे के अंदर से लोगों की बड़ी तादाद में गिरफ्तारियां की गई। अब यह सिखों के लिए बहुत बड़ी इंसल्ट थी, लेकिन इस वाक़े के बाद उनकी मुहिम और ज्यादा तेज हो गई। जब इन गिरफ्तारियों और कम्युनल टेंशन की वजह से हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए तो 12 जुलाई को हुकूमत को ये बैन उठाना पड़ा और गिरफ्तार अकालियों को रिहा कर दिया गया। वजीर आला भीम सिंह सच्चर ने अकाली तख्त से माफी भी मांगी, लेकिन इसके बाद फिर इसी माजरत पर उन्हें अपनी मिनिस्ट्री से भी हाथ धोने पड़े और उनके बाद प्रताप सिंह केरू जनवरी 1956 में वजीर आला बन गए, लेकिन ये नए वजीर आला भी पंजाबी सूबे के खिलाफ थे। इससे पहले स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 10 सितंबर 1955 को हुकूमत को जमा करवाई और 10 अक्टूबर को ये पब्लिश की गई। सिखों के लिए एक बड़ा धचका था कि इस कमीशन ने भी पंजाबी सूबे की डिमांड को रिजेक्ट कर दिया और वजूहात में यह भी कहा गया कि पंजाबी कोई डिस्टिंक्ट लैंग्वेज नहीं है। सिखों को इस कमीशन की रिपोर्ट के बाद लगा कि वो तो सूबा लेने निकले थे, लेकिन यहाँ तो वो अपनी जुबान से भी महरूम हो गए। ज्ञानी करतार सिंह ने उस वक्त कहा कि 14 नेशनल लैंग्वेजेस में से सिर्फ पंजाबी ही सूबे के बगैर है। अब सिखों ने अपने आप को इकट्ठा करने के लिए एक यूनिफाइड एहतजाज की कॉल दे दी और 16 अक्टूबर 1955 को अमृतसर में एक कन्वेंशन बुलाया गया, जिसमें इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया गया और फिर पंजाबी सूबे की डिमांड की गई। फरवरी 1956 में जवाहरलाल नेहरू ने मास्टर तारा सिंह को बुलाया कि इस मसले पर बात की जा सके। इस बातचीत में से एक रीजनल फार्मूला निकला, जिसे नेहरू मास्टर पैक्ट भी कहा जाता है। इस फार्मूले के तहत पंजाब सरकार का निजाम अलग अलग रीजनल कमेटीज के सपोर्ट किया जाना था, जिनकी बुनियाद जुबान ही थी। इसी फार्मूले के तहत पेप्सू रीजन को 1 नवंबर 1956 को पंजाब में शामिल कर दिया गया, जबकि हिमाचल प्रदेश को एक अलग एंटिटी ही रहने दिया गया। इस रीजनल फार्मूले के तहत स्टेट के 2 हिस्से करने का फैसला किया गया, पंजाबी और हिंदी। ये सिर्फ जुबान की तकसीम नहीं थी, बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन भी थी। इस रीजनल फार्मूले को सिखों ने तो कबूल कर लिया, लेकिन आर्य समाज ने इसे रिजेक्ट कर दिया
उन्होंने जनसंघ के साथ मिलकर हिंदी रक्षा समिति बना दी, जिसका मकसद इस रीजनल फॉर्मूले की इम्प्लीमेंटेशन को रोकना था और इसके खिलाफ एजिटेशन शुरू हो गई। आईपी सिंह का एक आर्टिकल में यह कहना है कि इसके स्लोगन खासे एंटी पंजाबी लैंग्वेज थे। लंगड़ी भाषा नहीं पढ़ेंगे, गंदी भाषा नहीं पढ़ेंगे, जबरी भाषा नहीं पढ़ेंगे जैसे नारे लगने लगे। ये एजिटेशन बहुत शदीद थी। साधना शर्मा के मुताबिक ये हिंदी एजिटेशन ईस्ट पंजाब में किसी भी लिंग्विस्टिक स्टेट के खिलाफ थी। ये पंजाबी हिंदी तनाज़ा अब दीगर सूबों में भी फैलने लगा था और तमाम नॉन हिंदी स्पीकिंग एरियाज में हिंदी के निफाज की बातें शुरू हो गई। इस एजिटेशन की वजह से ये रीजनल फार्मूले की सेटलमेंट नहीं चल सकी। चीफ मिनिस्टर कैरू ने इस इम्प्लीमेंटेशन में डिलेइंग टैक्टिक्स अपनाने शुरू कर दिए, जिस पर पंजाब रीजनल कमेटी के चेयरमैन ने इस्तीफा दे दिया। मास्टर तारा सिंह ने सितंबर 1958 में ऐलान कर दिया कि रीजनल फार्मूला ठीक तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया और अकाली दल ने अमृतसर में पंजाबी सूबा कन्वेंशन बुलाने का ऐलान कर दिया ताकि सूबे की डिमांड को रिवाइव किया जा सके। ये पंजाबी सूबा कन्वेंशन 22 मई 1960 को हुआ, जिसमें बड़े सिख रहनुमाओं ने इकट्ठे होकर सूबे की डिमांड कर दी। लेकिन यहाँ कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ। गुरमीत सिंह का कहना है कि इस कन्वेंशन में दिल्ली से पुराने कांग्रेसी मुस्लिम सैफुद्दीन खिचलू भी शरीक हुए, जिस पर पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर दरबारा सिंह ने यह इल्जाम लगा दिया कि ये साजिश तारा सिंह और पाकिस्तान ने तैयार की और अयूब खान और तारा सिंह मिलकर अकालियों की पाकिस्तान में गुरीला वॉरफेयर की ट्रेनिंग की प्लानिंग कर रहे हैं। हुकूमत ने मास्टर तारा सिंह को फिर से गिरफ्तार कर लिया। सूबे की डिमांड और तहरीक भी जोर पकड़ना शुरू हो गई, लेकिन साथ ही सरकार का क्रैकडाउन भी सख्त हो गया। उस वक्त संत फतेह सिंह ने अकाली दल की लीडरशिप संभाल ली जब मास्टर तारा सिंह को अरेस्ट कर लिया गया। सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए सरदार फतेह सिंह ने एक फास्ट टिल डेथ का ऐलान कर दिया और 18 दिसंबर 1960 को उन्होंने अपना ये फास्ट शुरू कर दिया। 22 दिन तक जारी रहने वाला ये फास्ट उन्होंने मास्टर तारा सिंह के कहने पर ही खत्म किया। संत फतेह सिंह के इस फास्ट के खत्म होने के साथ 7 महीने तक चलने वाला ये मोर्चा भी खत्म हो गया, जिसमें सरकार के अपने फिगर्स के मुताबिक 30,000 सिख अरेस्ट हुए। पंडित जवाहरलाल नेहरू से फिर इस मामले पर नेगोशिएशंस का आगाज हुआ, लेकिन डेडलॉक बरकरार रहा और बात आगे नहीं बढ़ी। लेकिन दूसरी तरफ इन डेवलपमेंट्स का असर अकाली दल के अंदर भी पॉलिटिक्स पर होने लगा था और सूबे की मूवमेंट पर इख्तलाफात सामने आना शुरू हो गए। ये इख्तलाफात अब मास्टर तारा सिंह और संत फतेह सिंह के थे। रिहाई के बाद मास्टर तारा सिंह ने भी 15 अगस्त 1961 को एक फास्ट टिल डेथ का ऐलान कर दिया, जो कि 48 दिन तक चलता रहा। हुकूमत ने उस वक्त सिखों के साथ होने वाली नाइंसाफियों की तहकीकात का ऐलान किया तो ये खत्म हुआ। ये कमीशन तो बना, लेकिन बाद में फिर इस कमीशन ने भी यही कहा कि कोई नाइंसाफी नहीं हो रही। अब इन दोनों फास्ट की नाकामी के सिख पॉलिटिक्स पर बड़े गहरे असरात हुए। उनकी रिजेंटमेंट बढ़ती जा रही थी और अकाली लीडरशिप में भी अब इख्तलाफात और गहरे हो गए थे। दोनों रहनुमाओं को भी बगैर कुछ हासिल किए अपना फास्ट तोड़ने पर तनकीद का सामना था। मास्टर तारा सिंह पर तनकीद ज्यादा थी। एक तो संत फतेह सिंह का फास्ट भी उन्होंने खत्म करवाया और अपना भी किया और मिला कुछ भी नहीं। करनैल सिंह ने अपनी किताब पंजाबी सूबा मूवमेंट में लिखा है कि दोनों रहनुमाओं को ही पंज प्यारों की कौंसिल ने इसकी तलाफी करने का कहा और 5 दिन गुरुद्वारे के अंदर अरदास करने, जूते साफ करने और लंगर की सफाई का ऑर्डर हुआ। लेकिन फतेह सिंह के हवाले से ये रिकॉग्नाइज किया गया कि उन्होंने तारा सिंह के कहने पर अपना फास्ट खत्म किया था। इसी दौरान अकाली दल में फतेह सिंह की पोजीशन मजबूत होती चली गई और 1962 तक अकाली लीडरशिप अब फतेह सिंह के पास आ गई। 1962 के इलेक्शन में सिख वोट अकाली दल को पड़े और एक नैरो मार्जिन के साथ ही प्रताप सिंह कैरू अपना ऑफिस बचा सके, लेकिन दोबारा वजीर आला बन गए। लेकिन इसके बाद 1962 की भारत और चीन के दरमियान होने वाली जंग की वजह से इस अलग सूबे की डिमांड की मुहिम को सस्पेंड कर दिया गया। इस जंग की वजह से कम्युनल टेंशन भी थोड़ी कम हो गई, लेकिन इस जंग के बाद बहुत सी ऐसी तब्दीलियां हुई जिन्होंने इस सूबे की मूवमेंट पर गहरा असर डाला। एक तो 14 जून 1964 को प्रताप सिंह कैरू ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। 27 मई 1964 को भारतीय वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी इंतकाल हो गया, जो इस सूबे के मुखालिफ थे। एस एम राय ने अपनी किताब पंजाब सिंस पार्टीशन में लिखा है कि पंडित नेहरू पंजाबी सूबे की डिमांड को एक कम्युनल डिमांड समझते थे। फिर फतेह सिंह की पोजीशन अकाली दल के अंदर और भी पक्की हो गई थी और तारा सिंह की पोजीशन पार्टी के अंदर कमजोर हो गई। तारा सिंह ने पॉलिटिक्स से विड्रॉ करना शुरू कर दिया। भारत के नए वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री ने अब सिखों के साथ नरम रवैया अपनाने का फैसला कर लिया।
एक और अहम तब्दीली ये हुई कि अब यहाँ की हिंदू लीडरशिप ने भी एक अलग सूबे का मुतालबा करना शुरू कर दिया और ये डिमांड एक हिंदी स्पीकिंग सूबे की थी जो हरियाणा और हिमाचल के कुछ इलाकों को मिलाकर बनाया जाए। मई 1965 में लुधियाना में होने वाली हरि सिंह नलवा कॉन्फ्रेंस में पंजाबी सूबे की डिमांड फिर से रिवाइव हुई। 2 अगस्त को इस नलवा कॉन्फ्रेंस की डिमांड की मास्टर तारा सिंह ने भी पॉलिटिक्स की सेल्फ एग्जाइल से वापस आकर हिमायत कर दी और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया। 7 अगस्त को भारतीय वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री ने फतेह सिंह को फिर बातचीत के लिए बुला लिया, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। 16 अगस्त को फतेह सिंह ने ऐलान कर दिया कि वो पंजाबी सूबे के लिए एक और फास्ट टिल डेथ रखने जा रहे हैं और कहा कि वो 10 सितंबर से 15 दिन तक ये फास्ट करेंगे और अगर इसके बाद भी वो जिंदा रहे तो फिर 25 सितंबर को सुबह 9 बजे वो सेल्फ इम्यूलेट कर लेंगे। लेकिन इसी दौरान 6 सितंबर से पाकिस्तान और भारत की जंग शुरू हो गई। 21 दिन बाद जब जंग खत्म हुई तो हालात बहुत बदल चुके थे। भारतीय सरकार का रवैया भी इस डिमांड की तरफ और नरम हो चुका था। जंग खत्म होने के फौरन बाद सरकार ने सूबे की डिमांड कंसिडर करने के लिए 3 कैबिनेट मेंबर्स की एक कमेटी बना दी। एक 22 रुकनी पार्लिमानी कमेटी बनाई गई जिसमें राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर भी शामिल थे। इस कमेटी की रिपोर्ट 15 मार्च 1966 को पेश की गई। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने भी पंजाबी सूबा बनाने के हक में रेजोल्यूशन पास कर दी, जिसके बाद 17 अप्रैल को एक कमीशन बना दिया गया और इसके जिम्मे इन नए सूबों यानी पंजाब और हरियाणा की बाउंड्री का तयन करना था। इस अरेंजमेंट में कुछ एरियाज हिमाचल प्रदेश को ट्रांसफर करने का भी फैसला हुआ। 18 सितंबर 1966 को पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लोकसभा से पास हो गया और यूं पंजाब और हरियाणा को अलग कर दिया गया। पंजाबी सूबे की डिमांड तो पूरी हो गई, लेकिन चंडीगढ़ जिसे पंजाब और हरियाणा दोनों ही क्लेम कर रहे थे उसे एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया जो कि दोनों सूबों का कैपिटल होगा। ब्रॉडली स्पीकिंग ये तकसीम कुछ इस तरह से हुई कि पंजाबी स्पीकिंग एरियाज पंजाब में आ गए, हिंदी स्पीकिंग एरियाज हरियाणा में और पहाड़ी इलाके हिमाचल प्रदेश में चले गए। इस तकसीम के बावजूद जनसंघ ने इसे कबूल नहीं किया, मुजाहरे होते रहे। दूसरी तरफ सिख रहनुमाओं को भी लगता था कि कुछ इलाके जिनको पंजाब का हिस्सा होना चाहिए था वो पंजाब में शामिल नहीं किए गए, उनके एतराज़ात भी रहे और ये मामला आने वाले सालों में यहाँ की सियासत पर असरअंदाज होता रहा। लेकिन इन तमाम इश्यूज के बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। पंजाब की ये तकसीम अभी बहुत कंट्रोवर्शियल है। इस तकसीम के बाद इंडियन पंजाब सुकड़कर प्री पार्टीशन के जलंधर डिवीजन तक रह गया। इस तकसीम के साथ पानी की शेयरिंग का अभी तनाज़ा मौजूद है। ये सवाल अभी पूछा जाता है कि क्या इस तकसीम की ज़रूरत थी भी या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिद में आकर पंजाब ने अपने पांव पर खुद ही कुल्हाड़ी तो नहीं मार ली। आपके ख्याल में पंजाब की ये तकसीम होनी चाहिए थी या नहीं? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।